स्वागत है पिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास के वीडियो में हमने समझा था महाजनपद के बारे में। हमने टोटल 16 महाजनपद के बारे में विशेष हमने डिटेल्स बताया था, जिसमें कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वह किस स्थल में पाया गया और उससे संबंधित जो प्रमुख बिंदु थे वो प्रमुख बिंदुओं को हमने कवर किया था। और उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब समझेंगे कुछ वंश के बारे में, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, आप देखेंगे उसके आगे मौर्य वंश आएगा, सातवाहन वंश आएगा। इस प्रकार के कई वंश उभरते हैं धीरे धीरे। और उभरने का प्रमुख कारण होता है कि जैसे मैंने बताया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब लोहे की खोज जाती है तो कृषि जो है एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में व्यापक रूप में उभरता है। और कृषि इस प्रकार होती है जो अधिशेष कृषि होती है, व्यापार में ज्यादा उसका उन्नति देखने को मिलता है। जब ज्यादा व्यापार होता है तो अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, और जब अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तो सीधी सी बात है कि जो राजनीतिक जीवन में ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। और उस समय जो है ना व्यापक क्रांति देखने को मिलता है, एक दूसरे जो है सत्ता हस्तांतरण, सत्ता लेने के क्रम में। तो उसी को देखते हुए जो ना आप देखेंगे अलग अलग वंश उभरते हैं, जिसमें मैंने बताया था पिछली क्लास में कि 16 महाजनपदों में मगध जो है सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था। तो एक प्रश्न से मैं इस वीडियो क्लिप को शुरुआत करना चाहूंगा कि आप बताएंगे, पिछली क्लास के वीडियो क्लिप में मैंने इसका डिटेल दिया था कि यह 16 महाजनपद बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है, और साथ ही यह भी बताइए कि ये 16 महाजनपद की चर्चा जैन धर्म के किस ग्रंथ से सूची मिलता है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मगध का संस्थापक जो था यह बृहद्रथ को माना जाता है, जबकि मगध का ज्यादा विस्तार जो देखने को मिलेगा वह आपको बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के समय में आप देखेंगे कि मगध का विस्तार देखने को मिलता है। तो मगध का संस्थापक, विशेष संस्थापक कौन था? बृहद्रथ को माना जाता है। और इसके बाद जो है जरासंध होता है। जरासंध का ही युद्ध जो होता है भीम के साथ होता है, इसकी चर्चा जो है आपको मिलेगी, लेकिन इस पर ज्यादा विशेष न ध्यान में देते हुए जो ज्यादा मात्रा में जिसका जो डेवलपमेंट किया है उसको ध्यान पूर्वक समझते हैं। अब आप देखेंगे कि मगध के उदय का क्या कारण रहा होगा। तो मगध के उदय का विशेष कारण जो था आर्थिक। मगध क्षेत्र में ही छोटा नागपुर के पठारी से लोहे के जो ये होते हैं अभ्रक की खोज हुई, और अभ्रक के कारण यहाँ पर लोहे का ज्यादा ये होने लगा, उत्खनन होने लगा, लोहे का जो है ज्यादा ढलाई होने लगा। और जब लोहे का प्रयोग ज्यादा हो तो आप देखेंगे कि उस समय शस्त्र वगैरह बनाना, उसी तरीके से कृषि के रूप में उसका ज्यादा प्रयोग करना, तो इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी थी। तो जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो सीधी बात है कि राजनीतिक भी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये मगध जो क्षेत्र था भौगोलिक कारणों से भी बहुत बेहतरीन क्षेत्र था। मगध में ही आप देखेंगे कि मगध की जो राजधानी बनाई गई थी, राजगृह बनाई गई थी, और यह राजगृह जो है चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस पर कहीं बाहर के लोग आक्रमण नहीं कर सकता था। ठीक इसके बाद एक और राजधानी बनाई गई पाटलिपुत्र यानी पटना। तो पटना जो था जल दुर्ग के माध्यम से घिरा हुआ था। पटना में आप देखेंगे कि इधर की तरफ आप देखेंगे पूर्व की तरफ तो गंडक नदी, अगर आप पश्चिम की तरफ देखेंगे, पश्चिम दक्षिण की तरफ तो उधर सोन नदी देखने को मिलेगा। तो उसके चारों तरफ जो है ना जल का एक बहुत बड़ा दुर्ग होने के कारण भी यह सुरक्षित था। तो सुरक्षित भौगोलिक दृष्टि से भी यह मगध जो है का उदय जो है बहुत विस्तार रूप से देखने को मिलता है। तो मगध के वंशों के क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे पहले, हालांकि मगध का पहला वंश तो बृहद्रथ वंश था, ये पुराने वंश था, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार बताया जाता है कि मगध का जो है वंश में सबसे पहला वंश आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश, और नंद वंश के बाद देखने को मिलेगा मौर्य वंश। मौर्य वंश में सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलेगा। फिलहाल हम देखते हैं कि ये हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। कभी कभी परीक्षाओं में क्रम पूछ देता है कि मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश कौन था, और दूसरा वंश क्या था, तीसरा वंश क्या था। तो क्रम को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रख लीजिए। सिर्फ याद रखिए हसीन। हसीन तो आपको याद होगा, हसीन का मतलब ह फॉर हर्यक और सी फॉर शिशुनाग वंश और न फॉर नंद वंश। इसी तरीके से हम आपको आगे बताएंगे हसीन मूषक शाह। हसीन मूषक शाह मतलब क्या होगा? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा आगे। अब आप देखेंगे कि हर्यक वंश का जो विशेष संस्थापक था वह था बिंबिसार। बिंबिसार जो है 544 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश की नींव रखता है।
ये बात याद रखेंगे विशेष रूप से कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। इसी से संबंधित एक और मिलता जुलता नाम आता है बिंदुसार। तो वो बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त के समय में था, मौर्य वंश के काल में आता है, यानी चंद्रगुप्त का पूर्व पुत्र रहता है बिंदुसार। तो ये बिंदुसार कभी कभी एग्जाम में आता है, लेकिन विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह था बिंबिसार। ये बिंबिसार जो है 544 ईस्वी पूर्व में इसकी नींव रखता है और इसी को श्रेणिक भी कहा जाता है, कहीं हम लिखे भी होंगे। ये देख सकते हैं कि बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप पूरी गहराई से समझिएगा तो यहाँ पर इसको श्रेणिक के नाम से भी कहा जाता है। मगध का प्रथम वंश जो है वह पितृहंता वंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये मगध में जो ऐसा वंश जो पितृहंता था, यानी एक बाप को एक बेटे ने मार दिया, उसके बेटे ने उसको मार दिया, तो ये पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। इसमें आप आगे के क्रम में देखेंगे कि अजातशत्रु ने पिता की हत्या कर देते हैं और अजातशत्रु को जो है उदयन इसका जो है हत्या कर देता। तो ये चीजें जो है ना पितृहंता के रूप में प्रसिद्ध ज्यादा माना जाता है। परीक्षाओं में यदि पूछते हैं कि कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है, तो सीधी बात रहेगी हर्यक वंश। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर रखिएगा। अब आप देखेंगे कि इसने बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। राजगृह विशेष रूप से पटना और गया के क्षेत्र के बीच का क्षेत्र है राजगृह, जो चारों तरफ के पहाड़ों से घिरा हुआ है, यानी पहाड़ी दुर्ग से बना हुआ है। इसी में आप देखेंगे कि छोटा नागपुर के पठारों से अभ्रक ज्यादा खोज होता है और उसकी वजह से जो ना लोहे का व्यापक रूप, यहीं से आप देखेंगे कि हाथी का प्रमाण मिलता है, जो युद्ध वगैरह के लिए जो है हाथी ज्यादा खोजा जाता है, युद्ध के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसलिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जिस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए, जिस क्षेत्र में उत्खनन वगैरह अच्छा हो, यानी ज्यादा जो है खोज की जा रही हो, तो वो क्षेत्र स्वाभाविक है कि वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगा। अब आप देखेंगे कि बिंबिसार का ही जो है गांधार नरेश, गांधार का राजा श्रीनिक से इसका राजनैतिक संबंध था। मतलब एक समय था कि बिंबिसार ने भोज का जो है ना, भोज लोग मतलब जो भोजपत्र बनाने वाले लोग रहते थे पहले, इस समय जो था उस कालक्रम में जो है ना, कल ये नहीं था किताब कॉपी जैसा हमको देखने को मिलता है, वैसा नहीं था। उस समय भोजपत्र होता था जिसपे कुछ लिखा जाता था, चिट्ठी वगैरह। तो भोजपत्र बनाने वाले को जो है भोज कहा जाता था। तो भोजों का जो है वो लोग पूरे भारत से भोज का सम्मेलन बुलाया था, जिसमें इसका राजनीतिक संबंध देखने को मिलता है पुष्का सेन से। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ये पूछ देगा कि हर्यक वंश के बिंबिसार का जो है ना किससे राजनीतिक संबंध रहा है, तो आप बता सकते हैं पुष्का सेन। ये बिंबिसार जो था ना, ये इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए मतलब कई नीति को अपनाया था और इसी ने सबसे पहली नीति अपनाया था साम्राज्य विस्तार के लिए, विवाह की नीति। ये करता क्या था, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो महाजनपद था, उस महाजनपदों के जो राजा थे उनकी पुत्री से विवाह करता था। वो प्रेम प्रसंग में जाकर और उसको फंसा कर और उसके बाद उससे विवाह कर लेता था और विशेष रूप से उससे विवाह करता था कि जिसका कोई भाई नहीं हो, और ताकि भाई नहीं हो तो उसका साम्राज्य अपने अंदर में जो है हथिया लिया जाए। तो ये एक नीति अपनाता है विवाह की नीति। और दूसरा युद्ध की नीति। बिंबिसार जो है ना पहली बार वैशाली पर आक्रमण भी करता है कि वैशाली को मिला लिया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि वैशाली जो है विशेष रूप से, जैसे मान लो कि ये हमारा जो बिहार हो गया, तो बिहार में बीचों बीच जो है गंगा नदी बहती है। अब इसमें आप देखेंगे कि उत्तरी क्षेत्र हो गया, दक्षिणी क्षेत्र हो गया। तो दक्षिणी क्षेत्र में बिंबिसार का साम्राज्य रहता है, लेकिन उत्तर क्षेत्र में नहीं रहता है। उत्तर क्षेत्र में इधर आपका मगध है, लेकिन उत्तर में क्या था, वैशाली था। तो इसका एक मतलब ये था, सपना था कि हम भी वैशाली को विजिट कर लेंगे। तो इसने आक्रमण किया था लेकिन जीत नहीं पाया था। तो अगर एग्जाम में पूछ दिए कि वैशाली पर सबसे पहले कि मगध साम्राज्य का किसने आक्रमण किया था, तो बता सकते हैं कि बिंबिसार ने सबसे पहले आक्रमण किया था लेकिन जीत नहीं पाया था। लेकिन इसी के बाद आप देखेंगे कि अजातशत्रु वापस आक्रमण करता है और अजातशत्रु जो है जीत लेता है। अजातशत्रु के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि और कौन कौन सी नीतियां थी। एक तो आक्रमण की नीति इसने अपनाया था बिंबिसार, और दूसरा विवाह की नीति अपनाया था। वो करता क्या था कि किसी राजा की पुत्री से जो ना प्रेम करके उससे विवाह करने का पूरा प्रयत्न करता था। और विवाह करके जैसे इसी में देखेंगे कि कौशल नरेश की जो है महाकौशला देवी, कौशल नरेश की पुत्री थी महाकौशला, और उनसे विवाह कर लेता है बिंबिसार। और फिर
वहां से उसको कौशल का जो है ना काशी मिल जाता है, कुछ क्षेत्र का हिस्सा मिल जाता है, जिस पर वो अपना जो है उससे अर्थव्यवस्था को और बेहतर मजबूती देता है। अब इसी में आप देखेंगे कि वैशाली के जो है ना चेटक की पुत्री रहती है चलन्ना, तो चलन्ना से भी विवाह कर लेता है। ठीक इस तरीके से छेमा से भी प्रेम प्रसंग करके जो मद्र महाजनपद की जो है ये एक छेमा जो है ये रहती है, शासिका रहती है, तो ये इससे भी विवाह कर लेता है। यह विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र का जो है महाजनपद के रूप में आता है, तो उससे विवाह करके वहां के भी क्षेत्रों को भी विजित अपने में शामिल कर लेता है। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे कि बिंबिसार एक और नीति अपनाता है। अगर कोई यहाँ पे देखने को मिलेगा कि चंड प्रद्योत, यानी इसमें आप देखेंगे कि इसने अपना राजवैद जो है जीवक को बुद्ध एवं अवंती के राजा, अवंती क्षेत्र के अवंती महाजनपद का राजा चंड प्रद्योत था। यह पीलिया रोग से ग्रसित हो गया, जिसे पीलिया रोग कहें या फिर इसको कहेंगे कि रक्त की कमी होने की वजह से इसका पूरा शरीर पीला पड़ गया, चमड़ा पीला पड़ गया, और यह जब पूरी तरह से बीमार हो गया, इसका राजवैद्य पूरा हाथ खड़ा कर दिए कि अब आपकी जान जो है नहीं बच सकती है। तो उसी समय बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजता है और इसकी इलाज कराता है। चूंकि यह अवंती अपने बिहार के जो डॉक्टर था वो विशेषज्ञ था, और इसने कम समय में इसका इलाज कर दिया और इसकी जान बच गई। तो जब जान बच गई तो इसने अपना जो है अपनी अधीनता स्वीकार कर लिया, किसका, तो मगध का अधीनता स्वीकार कर लिया, बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर लिया। तो यहाँ से भी मगध अवंती को मिला लिया गया मगध में, तो यह मगध का और बड़ा विस्तार देखने को मिलता है। दूसरा कि विवाह की स्थिति से उसने अपने जो है साम्राज्य का विस्तार करता है। तो ये विशेष टॉपिक आपने समझा कि इसके बारे में बिंबिसार के बारे में। ठीक इसी तरीके से बिंबिसार जो है ना कई बार मतलब बूढ़ा हो गया था, लेकिन अभी भी विवाह की नीति को अपनाता था। ठीक इसका एक पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु चूंकि युवा हो चुका था, इसको भी विवाह करना था, तो अब ये कह रहा है कि अब आप ही बुढ़ो विवाह करिएगा, मेरा हो ही नहीं रहा है। तो इसने क्या करता है कि इसका भी एक जगह टाका फिरा हुआ था, यह भी जो है ये भी क्या करता है कि इसने भी वैशाली की एक ये रहती है, उनसे विवाह करती है प्रसेनजित की पुत्री वजीरा, और उससे इसका प्रेम प्रसंग होता है और वो विवाह करने के लिए कहता है, और बिंबिसार कहता है कि रुको अभी मेरा ही विवाह करना है। तब तक ये करता क्या है कि अपने साला वगैरह से मिलकर और इसकी हत्या कर देता है बिंबिसार की। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है कि अजातशत्रु ने ही अपने ही पिता को जो है मार देता है सिर्फ विवाह के लिए। तो ये चीज देखने को मिलेगा कि 492 ईस्वी पूर्व में पिता की हत्या कर वह शासक बन जाता है और यह मगध का जो है गद्दी संभालने लगता है। लेकिन पिता की हत्या करने के बाद पिता के ही पथ पर यह भी चलता है, यह भी क्या करता है आक्रमण की नीति अपनाता है, और यह भी जगह जगह जा करके जो है विवाह करता है, प्रेम प्रसंग करता है, और उसके अपने साम्राज्य को बढ़ाने का पूरा प्रयास करता है। यहाँ आप देखने को मिलेगा कि वैशाली तथा काशी को ये जीत लेता है, ये आक्रमण करके। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसी के समय होता है अजातशत्रु को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहला जो है अजातशत्रु ही जो था, जो राजगृह में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करता है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करता है। ठीक इसी तरीके से इसका भी पुत्र होता है उदयन। ये उदयन जो है 460 ईस्वी पूर्व में अपने पिता यानी अजातशत्रु की पिता की हत्या कर देता है। यह भी किस कारण से, तो विवाह के कारण से। ये भी तंग हो चुका था, इतना ना यह विवाह करने लगा था, मतलब अलग अलग विवाह करने की वजह से यह भी कह रहा है कि अब आपको भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। ये भी अपने पिता की हत्या कर देता है और उसके बाद यह अपनी गद्दी को प्राप्त कर लेता है, पिता की हत्या करके 460 ईस्वी पूर्व में। विशेष रूप में आप देखेंगे कि इसका जो मुख्य काम होता है कि गंगा, सोन और गंडक के संगम पर इसने एक नगर का स्थापना किया जिसका नाम पाटलिपुत्र नगर रखा गया। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है, उदयन करता है। इसी को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है और इसने उसकी राजधानी बनाया और इसका अंतिम जो शासक था वह था नागदशक। ये बात समझ लीजिए कि एक दूसरे जो है ना अपने अपने पिता को हत्या करते गए, लेकिन जब उदयन हुआ और अपने पुत्र को सख्त हिदायत देता है कि बेटा अगर तुमको विवाह करना हो तो हमसे आराम से कहना।
क्योंकि ये जानता था कि ये जो है ऊपर हमारे जो है अपने पिता को हम भी मारे हैं और पिता जो है हमारा दादा को मार ले हैं, तो ये चीज जो है विवाह के कारण ही था। तो अपने पुत्र को भी ये सख्त हिदायत देता है कि बेटा तुमको जब विवाह करना हो तो आराम से तुम बता देना। तो ये एक स्टोरी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि मगध वंश का चूंकि अब ये बच जाता है, इसकी हत्या नहीं होती है इसी वजह से। अब इसी में आपको देखने को मिलेगा कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वह था नागदशक। भैया नागदशक जो था अंतिम शासक था हर्यक वंश का, लेकिन यह जो था पूर्वक था, एकदम बकलोल था। ये अपने शासन जो है ना, जिस राजा को राजा की तरह रहना चाहिए, ये शासन व्यवस्था का पूरा जो है अधिकार अपने सेनापति को दे देता है। आज भी देखिएगा कि पाकिस्तान क्षेत्र में उसके शासन व्यवस्था सेनापति है, जिसके कारण टाइम टू टाइम क्या होता है, सत्ता बदलते रहता है। अगर अपने ही क्षेत्र में सेनापति को अगर पूरे भारत के साम्राज्य संभालने के लिए सेनापति के हाथों में दे दिया जाए तो उसके बाद किसी की जो है ना ये नहीं रहेगा, सारा सेना जिसके हाथ में रहेगा वो जब जिसको चाहे जिसको मोड़ सकता है। लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि अपने भारत में सबसे ऊपर राष्ट्रपति रहता है, जिसके पास क्या होता है, कोई हथियार रखने का जो है ये नहीं रहता है। उसके नीचे क्या रहता है, राष्ट्रपति के नीचे आप देखिएगा कि ये रहते हैं आपके जो सेना रक्षा मंत्री होते हैं, इसके नीचे रक्षा मंत्री रहते हैं जो सेनापति का कंट्रोलिंग रखते हैं। अब इसके नीचे एक और पद बन गया, क्या आता है, सीडीएस बन गया। सीडीएस बन गया चीफ डिफेंस ये हो गया स्टाफ, चीफ डिफेंस स्टाफ हो गया। अब इसके नीचे क्या रहेगा, तो आप देखेंगे कि ये रहेगा थल सेना, नौसेना, और क्या रहेगा जल से ये वायुसेना। तो ये इसके नीचे ये एक दूसरे में बात कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को जो है हिंट्स नहीं दे सकते हैं। एक जब सीडीएस भी देंगे तो किनके कहने पर देंगे, रक्षा मंत्री कहने पे। रक्षा मंत्री किनके कहने पे किसी को हिंट्स देंगे, तो राष्ट्रपति कहने पर। राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री के कहले कुछ बात मानेंगे क्या, तो नहीं मानेंगे। तो सीधी बात समझ लीजिए कि अपने भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, लेकिन अन्य देशों में आपको देखने को मिलेगा। वही काम किया था नागदशक। नागदशक क्या कर दिया था, अपने सेनापति को पूरा का पूरा कंट्रोलिंग देते, तुमको जो करना है वही करो। तो उसने क्या कहा कि नागदशक जो है इसने शिशुनाग को अपना सेनापति बनाया और पूरा का पूरा अधिकार दे दिया। शिशुनाग तलवार उठाता है, उसी को छप से काट देता है और कहता है कि अब तुम्हारा कोनो वंश ना चलेगा। अब क्या चलेगा भैया, तो शिशुनाग वंश, अब हमारा वंश चलेगा। भाई पावर हमारे पास है तो आपका नाम कह लेंगे। तो शिशुनाग वंश इसने स्थापना कर दिया। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव डाली। प्रश्न पूछ दे कि शिशुनाग वंश की संस्थापक कौन, तो शिशुनाग। समझ में आ रही बात। हर्यक वंश के बाद क्या आया, तो शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग था। और इसने अपनी राजधानी को वैशाली लेकर चला गया। यानी इसके पहले आप देखोगे कि बिंबिसार राजधानी कहाँ बनाता है, राजगिरी में। और राजगिरी के बाद आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र राजधानी बनता है, कौन बनाता है, उदय। अब इसके बाद वैशाली लेकर चला जाता है राजधानी, मगध की राजधानी। चूंकि वैशाली इसलिए लेकर चला जाता है कि वैशाली को जीत लिया गया। और जीता किसने था, तो अजातशत्रु ने आक्रमण करके और फूट डाल करके जीता था। इसने कई मंत्रियों को वहां पर गुप्तचर बनाकर भेजा था और उसके बाद वहां से पर फूट डालकर वो इसने इसी ने अजातशत्रु में थोड़ा सा एक पॉइंट और छूट गया है, इसको थोड़ा सा कवर करेंगे। अजातशत्रु ने अपने एक जो है मित्र को भेजता है कि जाओ साधु के वेश में और वैशाली में घूम घूम कर पता लगाओ कि कौन कौन सा क्षेत्र जो है आक्रमण के लिए बढ़िया है। तो इसने पूरे दुर्ग का जो है बताता है कि भाई ये दुआरी से जाइएगा तो इतनी सेना रखी गई है, अंदर इतनी सेना रखी गई है। अंदर का जो है मतलब बाह्य युद्ध के लिए ये हथियार प्रयोग करते हैं और आंतरिक युद्ध के लिए ये हथियार का प्रयोग करते हैं। तो उसने पूरा का पूरा विवेचना लेकर आता है और अजातशत्रु को बताता है। तो अजातशत्रु इसी के क्रम में थोड़ा सा नीचे लिखेंगे दिखाई देगा। तो अजातशत्रु इसी के क्रम में इसने दो हथियार को एक नए हथियार के रूप में प्रयोग करता है। एक का नाम था महाशिला कंटक, ये महाशिला कंटक था। और एक और हथियार का प्रयोग करता है। महाशिला कंटक क्या था, महाशिला कंटक आप देखेंगे कि ये जो था विशेष रूप से पत्थरों का पर। आपने देखो बाहुबली मूवी में क्या होता है कि जो बाह्य युद्ध लड़ने के लिए जो भल्लाल देव था वो पूरा का पूरा बाह्य युद्ध की सेना अपने पास रख लेता है और आंतरिक युद्ध की सेना आंतरिक युद्ध का जितना अस्त्र शस्त्र था वो किसको देता है, बाहुबली को। लेकिन फिर भी युद्ध में क्या करता है कि पत्थर में जो है तिरपाल लगा के जो है फेंक देता है। और उसके बाद तो एक वहां पर दिखाया गया आंतरिक युद्ध के लिए कौन से हथियार का प्रयोग करते हैं, बाह्य युद्ध के लिए कौन सा हथियार का प्रयोग करते हैं। तो इसने जो है बाह्य युद्ध के लिए किया क्या था, महाशिला कंटक का प्रयोग किया। इसने पूरे पत्थरों का जो बारिशें कर देता था। तो ये इसने पहली बार महाशिला कंटक का जो है प्रयोग किया। और एक और हथियार था
एक और हथियार था जो आपको आगे के क्रम में बताते हैं, अभी थोड़ा सा समझना थोड़ा मुश्किल है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, महाशिला कंटक एक और हथियार है, 2 हथियार विशेष रूप से इसका प्रयोग किया गया था। अब आप आगे देखेंगे कि ठीक इसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश में आपने देखा था कि संस्थापक शिशुनाग, और इसने अपनी राजधानी वैशाली ले गया, कारण कि वैशाली को जीत लिया गया था, मगध में मिलाया गया था। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया, इसी ने अवंती को मगध में मिलाया था। परंतु अब देखेंगे कि इस समय जो है अवंती अपनी अधीनता स्वीकार कर चुका था बिंबिसार के रूप में, लेकिन फिर भी संपूर्ण तरीके से अवंती को मिलाया नहीं गया था। और संपूर्ण तरीके से जो अवंती को मिलाया गया, किसने मिलाया? तो शिशुनाग ने मिलाया था। काम किसने किया था? तो बिंबिसार ने, और उसका नाम किसने उठाया? तो शिशुनाग ने। बात समझ लीजिए। तो ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। अब इधर आप देखेंगे कि शिशुनाग वंश का दूसरा जो प्रमुख शासक होता है वह होता है कालाशोक, और कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है, और वह कहाँ पे होता है भाई? पाटलिपुत्रा में। अब देखिए पहले बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय होता है? अजातशत्रु के समय होता है, और कहाँ होता है? तो वो होता है राजगिरी में, चूंकि राजधानी राजगिरी थे। अब जो है इसके बाद जो है आ गया था वैशाली, और फिर पाटलिपुत्र भी राजधानी पूर्व रह चुकी थी, तो पाटलिपुत्र में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक करता है। अब इसमें देखेंगे कि शिशुनाग वंश का सबसे अंतिम शासक जो था वह था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो था शिशुनाग वंश का सबसे अंतिम शासक रहा, और इसके बाद जो है नंद वंश की नींव महापद्यम नंद रखते हैं इसकी हत्या करके। नंदीवर्धन का हत्या करके महापद्यम नंद जो है अपने एक नए वंश की नींव डालती है, जिसका नाम क्या रहता है? नंद वंश रहता है। और यह एक ऐसा महापद्यम नंद ऐसा एक शासक था, ये पहला ऐसा शासक था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। एकराट की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महापद्यम नंद था। अब इसी में आपको देखने को मिलेगा कि पुराणों में महापद्यम नंद को ही परशुराम का दूसरा अवतार बताया जाता है। पुराण के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि महापद्यम नंद को परशुराम का दूसरा अवतार देखने को मिलेगा। इसी ने कलिंग को जीता था, और कलिंग से जिनसेन की मूर्ति यानी जैन की मूर्ति थी उसे मगध लेकर आया था। महापद्यम नंद ने जिनसेन यानी जैन की मूर्ति थी उसको कहां लेकर आया? मगध में लेकर आया, कलिंग से जीत करके। कलिंग जो है, कलिंग विशेष रूप से आप देखेंगे कि दक्षिण क्षेत्र में है, और उस क्षेत्रों से जो है उसको जीत करके लेकर आता है जिनसेन की मूर्ति। इसी में आपको देखने को मिलेगा कि इसका अंतिम शासक जो था वह था धनानंद, ये अंतिम शासक रहा था। और इसी के समय में सिकंदर का आक्रमण होता है 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो ये बात आपने क्लियर समझ लिए होंगे कि ये था नंद वंश। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास की वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूले, और वीडियो को एकदम बिल्कुल बारीकी से, एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसको 2-3 बार देख लेंगे तो पूरा का पूरा स्टोरी आपको समझ में आ जाएगा। और जब एक बार स्टोरी समझ में आ जाएगा तो निश्चित ही किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप आसानी से ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक्स टू ऑल।